गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और ख़ास करके सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम, जैसे कि अगर बीपीएससी का मेन एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का हो या कहीं का भी कोई स्टेट पीसीएस का मेन एग्ज़ाम हो, उसके लिए और मैपिंग के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। यानी कि इन सब क्षेत्रों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, तो इंटरनेशनल रिलेशन में आज हम लोग देखेंगे भारत और नेपाल के खराब होते संबंध है। आजकल यह बहुत ही चर्चा में है। सबसे अधिक चर्चा में है तो भारत चीन, और भारत चीन के सापेक्ष में जितने भी पड़ोसी हैं भारत के, वो लगभग या तो भारत से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं या भारत को आंख दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में जो सबसे ताज़ा घटनाक्रम हुआ वह नेपाल को लेकर सामने आया। जो नेपाल सबसे भारत का विश्वस्त पड़ोसी था, वह भारत से दूर जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, हर एक वो कोशिश कर रहा है जिससे वह नेपाल और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें खटास आए, खलल पड़े और वह भारत से दूर निकल जाए, ताकि उसको दूसरे देश भी भाव दे। तो देखते हैं जो घटनाक्रम हुई हैं वह कैसे हुई। यहाँ देखिए, यह भारत का मैप है और नेपाल कहाँ है देख चुके होंगे। यही नेपाल है, ये बीच वाला। यानी नेपाल तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ क्षेत्र है और एक तरफ से चाइना से घिरा हुआ क्षेत्र है। पहले यह तिब्बत से इसकी बाउंड्री टच किया करती थी, लेकिन चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, अतः नेपाल का पड़ोसी चीन बन गया। अब हुआ क्या कि नेपाल, आजकल भारत और चीन में चर्चा था खासा ही विवाद, तो नेपाल ने भी एक नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया। मैप जारी करने के भी कुछ कहानियाँ थी कि भारत सरकार ने क्या किया, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, भारत के जो प्रत्येक हिंदू धर्म के कोई भी व्यक्ति है वह कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना अपने आप के लिए एक बहुत ही गर्व का पल महसूस करता है। लेकिन दुख की बात है कि यह कैलाश मानसरोवर पहले तिब्बत में थी और इस पर चीन ने कब्जा कर लिया। अतः अब यहाँ जाने के लिए भारत सरकार को या भारत के लोगों को चीन से क्या तो वीज़ा लेना पड़ता है। तो इसके जाने का रास्ता पहले क्या है, तो आपको यहाँ से आपको सिलीगुड़ी जाना होगा और सिलीगुड़ी से इस तरह से जाना होगा, जिसमें बहुत ही लंबा समय लगता था। अब भारत सरकार ने क्या किया कि भारत सरकार ने उत्तराखंड से ही ये पहले पुराना रास्ता था, छोर पतला रास्ता, उसी को ही चौड़ीकरण कर दिया। और अब वह रास्ता, इसमें क्या हो गया कि अब 80% से अधिक भाग भारत में ही है और मात्र यानी कि अब 3 से 4 दिन में ही लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके चले आएंगे। तो इसके एवज में क्या हुआ, जो काला पानी का विवाद है यह बहुत ही पुराना विवाद हुआ करता है। इसमें क्या नाम था, एक नदी है, नदी का नाम है काली रिवर। काली रिवर के बाउंड्री को भारत और नेपाल के बीच की बाउंड्री मानी गई। कब, तो बात है 1816 की। 1816 में क्या हुआ था, इंग्लैंड यानी जो भारत पर शासन करता था और नेपाल के राजाओं के मध्य संधि हुआ था, जिसको कहते हैं सुगौली की संधि। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सुगौली कहाँ है, तो यह पूर्वी चंपारण का एक शहर है। यहाँ पर समझौता हुआ जिसके तहत जितने भी तराई इलाके थे उस सब के सब भारत में शामिल कर दिए गए। या नैनीताल, उत्तराखंड के जितने भी शहर हैं, गढ़वाल, कुमायूं, सब के सब भारत में मान लिए गए। और मैकमोहन नहीं, यह सुगौली की संधि के द्वारा ही भारत और नेपाल के बीच की बाउंड्री का निर्धारण किया गया। उसमें उत्तराखंड जो आज का है और नेपाल के बीच का जो बाउंड्री था, यहाँ पर काली नदी को माना गया था। और लेकिन दुख की बात है कि आज तक भारत सरकार ने अपना मैप जारी किया, उसमें काली नदी जो 2 धाराओं के मिलने से बनती है, उसमें इन्होंने काली नदी को लिखना चाहिए था उन लोगों को कि हम यहाँ पर लिखेंगे काली, या लिख देते यहाँ पर, लेकिन इन लोगों ने लिखा कहाँ, तो काली नदी को यहाँ पर शो कर दिया, जिससे क्या हो गया कि यह जो दोनों 2 धाराएँ थी इस पर विवाद बना रह गया। नेपाल के हिसाब से जो काली रिवर का जो पश्चिमी सोर्स है, यानी यह वाला सोर्स, यहाँ तक नेपाल की बाउंड्री आती है। भारत के हिसाब से जो यह इलाका है यहाँ तक नेपाल की बाउंड्री है, और इसी के बीच में काला पानी, लिम्पिया, राधुरा, इस तरह के बहुत सारे कुछ क्षेत्र, लगभग 32 से 40 किलोमीटर का एरिया है जो विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। अब हाल ही में जब नेपाल ने क्या किया, अपना मैप नया जारी किया और उसने काली नदी को, यह पश्चिम वाला जो धारा है इसको मान लिया, और जो बचा यह इलाका यहाँ का था इसको नेपाल ने अपने पॉलिटिकल मैप में शामिल किया और साथ ही संविधान संशोधन करके इसको नेपाल का अभिन्न अंग बना दिया, जिसे विवाद और गहरा गया। तो देखते हैं आजकल भारत और नेपाल के बिगड़ते संबंधों
को लेकर खासा चर्चा का माहौल गर्म है। इसके भी कई कारण हैं। सबसे ताज़ा क्रम की घटना तो भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद को बढ़ा चढ़ा कर हुआ। उसने क्या किया, नेपाल ने यह मामला तनाव में बदल दिया, क्योंकि यह इतना बड़ा विशाल क्षेत्र नहीं था कि यह इस तरह से उसको संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाए। लेकिन कहा तो यह भी जाता है कि नेपाल ने पहले भी भारत सरकार को बोला था कि चलिए हम बैठकर बातचीत करते हैं, लेकिन भारत सरकार ने कोरोना का हवाला देकर बातचीत न किया। और नेपाल में यह भी कहा जाता है कि वहाँ की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है, राजनीतिक स्थिति में अस्थिरता है, जिसके कारण वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के भारत के खिलाफ कार्रवाई की, यानी जो भारत के खिलाफ ये कदम उठाए हैं। भारत सरकार के द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए एक नई रास्ता का चौड़ीकरण किया गया, जो भारत के उत्तराखंड राज्य से होते हुए कैलाश मानसरोवर को जाता है। इस सड़क की लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है, जो नेपाल के अनुसार विवादित क्षेत्र कालापानी से होकर जाती है। तो कालापानी का एरिया कौन था, तो यहाँ की ही बात हो रही है। आगे देखते हैं। इसके जवाब में नेपाल सरकार ने इस क्षेत्र के कालापानी, लिम्पियारा धुरा आदि क्षेत्रों को नेपाल के नक्शे में संविधान संशोधन के द्वारा अपने नक्शे में मिला लिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, के बयान भी बहुत भयानक आ रहे हैं। इन्होंने भगवान राम की जन्मभूमि को नेपाल के अयोध्या में साबित कर दिया। अब इसको लेकर भी भारत और नेपाल में धार्मिक उन्माद यह फैलाने जैसा है कि भारत की मीडिया यहाँ क्या दिखा रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री है बहुत भले बुरे हैं, बहुत कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है। नेपाल के द्वारा अब भारतीय महिलाओं जिनकी शादी नेपाल में अगर यदि होती है तो उनको लगातार, याद कीजिए, नागरिकता के लिए 7 वर्ष का निवास करना होगा, तब उनको नेपाली नागरिकता मिलेगी। इससे भी विवाद बढ़ रहा है, क्योंकि पहले ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच बेटी रोटी का संबंध है। नेपाल के जो तराई भाग है इसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग तराई में रहते हैं, जो भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश से जाकर बसे हुए हैं। उन लोगों का अधिकतर रिश्ता भारत के ही उत्तर प्रदेश और नेपाल से ही होता है। यह प्राचीन काल में भी देख लीजिए, भगवान राम की शादी कहाँ हुआ, तो नेपाल में हुआ था। सीता जी नेपालीन थी। नेपाल के द्वारा बिहार के गंडक नदी के बैराज के मरम्मत कार्य को रोकने का प्रयास करना बहुत ही हाईलाइटेड हुआ था, और बांध के औचित्य पर सवाल खड़ा कर देना कि वहीं पर कि नेपाल ने बोला था कि वहाँ पर एक बांध है, वह नो मैंस लैंड में बनाया गया है, इसलिए या तो भारत सरकार इसको हटा ले या नहीं तो तोड़ देगा। यह समस्या उत्पन्न करने वाला साबित हो रहा है। हाल ही में सीतामढ़ी में, फिर मधेपुरा आदि क्षेत्रों में क्या हुआ, तो बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया, नेपाली पुलिस के द्वारा गोली चला दिया गया, जिससे भी विवाद बढ़ रहा है। अब यहाँ पर नेपाल देखिए, नेपाल महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि नेपाल क्या है, तो हिमालय में बसा हुआ एक क्षेत्र है, और यहाँ से जो तमाम नदियाँ निकलती हैं वो या तो उत्तर प्रदेश में आएंगी या बिहार में आती हैं और आगे जाकर गंगा में मिलती हैं। अतः इन नदियों से जो पानी निकलती है वह इन क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनती है, जिसके कारण नेपाल से बातचीत करना और नेपाल में इस नदियों पर बांध बनाना, उसका डाटा उपलब्ध करना आदि की आवश्यकता पड़ती है। अतः नेपाल से संबंध आवश्यक है। यहाँ देखिए, नेपाल भारत के लिए महत्व क्यों रखता है, क्वेश्चन उठ रहा है कि जब नेपाल इतना भला बुरा कह रहा है तो उसे हमें क्या कारण है। यह एक देश है, दुनिया में हर एक देश चाहता है कि हम दूसरे देश से सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। ऐसा इसलिए कि कोई ज़रूरत पड़ जाए, बड़े बड़े मंचों पर वोट की आवश्यकता पड़ती है तो वह देश जो सपोर्टिंग देश है उसके पक्ष में वोट करेगा। भारत सुपर पावर बनने का सपना देखता है, उसको भी अपने पड़ोसियों को मिलाकर रखना होगा। अब इस कड़ी में नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका सबका झुकाव किधर हो रहा है, तो जानते ही होंगे कि चीन की तरफ। यानी इसमें किसका कारण होगा, अगर भारत से झगड़ा करने पर इन सब देशों की तरफ कौन आकर्षित होगा, तो चीन आकर्षित होगा। यानी कहा जा सकता है इन सब के पीछे चीन है। लेकिन यह कहने से नहीं, यह पान की दुकान पर कहने वाली बात है। आपको भारत सरकार क्या कर रही है मैटर यह उठता है। भारत का पड़ोसी है तथा यह एक स्थलबद्ध देश यानी लैंड लॉक कंट्री है, अतः यह किसी न किसी देश पर तो आश्रित रहेगा। वर्तमान में लगभग पूर्ण रूप से यह भारत पर ही आश्रित है। भारत का ही पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, भुवनेश्वर, और आगे बढ़ते हैं तो विशाखापत्तनम का पोर्ट, ये सब नेपाल को मिला हुआ है, वह यूज करता है। यानी उसका टोटल जो व्यापार होता है वह भारत के ही माध्यम से ही होता है। हाल ही में चीन के द्वारा भी घोषणा किया गया है कि चीन के भी बंदरगाह को नेपाल यूज कर सकता है, लेकिन जहां भारत के बंदरगाह 800 से मात्र 1400 किलोमीटर की दूरी पर ही उसके सबसे नज़दीक आते हैं, वहीं जो चीन का बंदरगाह है, सबसे मिनिमम बंदरगाह है, वो लगभग 3000 किलोमीटर
दूरी पर स्थित है। अतः क्या है, तो भारत के हित में है कि यह स्थिति जो है वह कायम रहे। दूसरा, भारत और चीन के मध्य नेपाल क्या है, तो यह है कि बफर जोन की तरह काम करता है। जिस तरह पहले भारत और चीन के बीच में लद्दाख तिब्बत का क्षेत्र हुआ करता था, तो बॉर्डर पर उतना टेंशन नहीं था। लेकिन जब तिब्बत पर चीन का विलय हो गया, यानी चीन ने उस पर अधिकार कर लिया, तब भारत के जो भी यहाँ पर चीन से लगने वाले 4000 किलोमीटर की सीमा है, उस पर सेना रखना पड़ता है। इस सेना को रखने में भारी भरकम पैसे खर्च होते हैं और विवाद होता है वह अलग, जैसे 1962 में देखा गया, या वर्तमान में भी देख सकते हो जैसे लेह लद्दाख में हो रहा है अभी। इसलिए आवश्यक है कि नेपाल जिंदा रहे, नेपाल फले फूले, नेपाल आगे बढ़े। क्योंकि अगर नेपाल फेल्ड कंट्री हो जाएगा तो बगल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जिस तरह से भारत परेशान रहता है, उसी तरह से भारत को अब नेपाल से भी परेशान रहना होगा। इसलिए भारत की भी आवश्यकता है कि भारत भी चाहता है कि नेपाल विकास करे। उत्तर भारत की नदियाँ, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की, या तो नेपाल से होकर आती हैं, यानी वह हिमालय से निकलती, मतलब कि तिब्बत से आई तो नेपाल होकर आएंगी, या नेपाल में ही ओरिजिनेट होती हैं, जो यहाँ पर बाढ़ का कारण बनती है। जब भी हम लोग पेपर पढ़ते होंगे कि बिहार में बाढ़ आया, क्यों आया, क्योंकि नेपाल के तराई क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो गई और वहाँ के नदियों के द्वारा वह पानी भारत में आ जाने से बिहार डूब गया। अब कारण है, इसमें क्या किया जाए कि इन नदियों पर बांध बना दिया जाए, जिससे क्या होगा, या तो एक तो फायदा कि बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, दूसरा फायदा कि जब जाड़े के दिन में पानी कम रहता है तो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा, तीसरा फायदा कि इस पर जल विद्युत बनाया जाएगा, जिससे बिहार और भारत को ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी और नेपाल को बदले में पैसा मिलेगा। भारत और नेपाल के मध्य नागरिकों के मजबूत संबंध हैं। दोनों तरफ हिंदू धर्म का बोलबाला है। पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में है, जो भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर है। सीता जी की जन्मस्थली जनकपुर, वो भी नेपाल में है। अतः भारतीय पर्यटक बड़ी मात्रा में नेपाल जाते हैं। साथ ही भारतीय और नेपाल के लोगों के बीच में आपसी रिश्ता इतना मजबूत है कि पराये लोगों के शादी आप सुनते हुए कि नेपाल में या नेपालियों की शादी भारत में हुआ करता है। और तो और जो भी नेपाली लोग हैं वह पूरे भारत में आराम से कहीं आ जा सकते हैं, और पूरे लगभग 60 लाख से अधिक नेपाली लोग भारत में काम करते हैं। अतः नेपाल के लिए भी भारत उतना ही आवश्यक है जितना भारत के लिए नेपाल आवश्यक है। और पर्यटन और नेपाल के लोगों का भारत में रोजगार का अच्छा एवं विशाल अवसर का उपलब्ध होना, ऊर्जा अर्थात नेपाल के में नदियों पर जल विद्युत की अपार संभावना है, उसका विकास किया जा सकता है। एक धर्म यानी दोनों तरफ हिंदू है और संस्कृति या इतिहास भी कहिए तो दोनों का लगभग एक समान ही है। लेकिन वर्तमान समय में नेपाल और भारत के मध्य कुछ चुनौतियाँ हैं। चुनौती नंबर 1 कि चीन का उदय, चीन का विकास। दूसरा, नेपाल का अपना उसका स्वाभिमान जाग जाना, यानी नेपाल में लोकतंत्र आ गया तो लोकतंत्र में अब वोट से सरकारें चुनी जाती हैं। तो जो हारेगा वह कहेगा कि कोई देश किसी को सहायता कर रहा है तो अंदर का कहेगा उसका विपक्षी कि यह उस देश के हाथ बिक गया है। नेपाल में अब लोकतंत्र है, अतः आंतरिक राजनीतिक समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जैसे भारत में भारत पाकिस्तान मुद्दा गरमाया रहता है, उसी तरह नेपाल में नेपाल और भारत का मुद्दा गरमाता है। अब वह नेपाल में भारत के खिलाफ बोली तो वहाँ पर राष्ट्रीयता का परिचायक माना जाता है, जिसके कारण नेपाल में राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र भावना का को जन्म दिया गया है, जिसके फलस्वरूप नेपाल भारत से दूर जा रहा है। इसकी शुरुआत नेपाल में राजतंत्र के खात्मे से ही शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि वह तत्काल ही आज ही 1-2 दिन में हो गया है और नेपाल भारत से दूर जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। नेपाल में जब राजतंत्र का खात्मा कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत जोर शोर से चला था, उन लोगों ने हथियार उठा लिया था, भारत सरकार चुप की, वहाँ पर लोकतंत्र आने वाला है। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह लोकतंत्र न था, वह चीन समर्थित आंदोलन था, और जिसके कारण जब भारत सरकार चुप रह गया तो चीन को हस्तक्षेप करने का मौका मिला और कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर सत्ता में आई, यानी कि वह चीनी मुखपत्र ही कहिए या चीनियों का ही चेहरा जो नेपाल में सामने आ गया, जिसका परिणाम आज सामने देख रहे हैं। यानी नेपाल की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा बढ़ता गया और भारत चुप रहा, जिसका उदाहरण नेपाल को हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राज्य में इन लोगों ने सबसे पहले बदला। कौन? तो पुष्प दहल कमल प्रचंड जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इन्होंने यह सब काम बढ़ाया था, और चीन से आपसी मेलजोल भी इन्हीं के समय में बहुत अधिक बढ़ा था। नेपाल के संविधान सभा के द्वारा भी वहाँ पर नेपाल में संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें भी विवाद सामने आ गया, क्योंकि उसमें पहाड़ी यानी कि नेपाली जनता और जो तराई की जनता यानी मधेसी, दोनों में असमानता या असमान भाव उत्पन्न होने का बोध हो गया।
उसमें क्या था, उसमें नेपाली जनता का प्रयोग किया गया था। और दूसरा क्या था कि वहाँ पर जो नेपाल है, नेपाल तो इस तरह का लगभग आयताकार है, लेकिन वहाँ का अधिकतर जनता यानी लगभग 65% आबादी इस तराई क्षेत्र में रहती है और लगभग 35% जो जनता है वह इस पूरे 55% से अधिक क्षेत्रफल में रहती है। तो भारत के हिसाब से भारत का तर्क है कि वहाँ पर और लोकसभा का क्षेत्र का अगर परिसीमन होता तो वह जनसंख्या के हिसाब से यानी कि मधेसियों को अधिक सीट मिलती क्योंकि अधिक आबादी है और पहाड़ी लोगों को कम। लेकिन वहाँ के सरकार ने क्या किया, खेल दिया। इस खेल के अनुसार उन्होंने ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से ही लोकसभा के सीटों का परिसीमन कर दिया, जिससे हुआ क्या, जो 65% आबादी है और इन लोगों की सीटों की संख्या कम हो गई यानी ये अल्पमत में हो गए और पहाड़ियों की संख्या वोट में यानी कि जो एमपी के सदस्यों की संख्या अधिक हो गई, अतः सत्ता में अब वही रहेंगे यानी कि यह अब चीन के पास चले गए। जिसके कारण मधेसी लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया और नेपाल में बंद बुलाया। और बंद के कारण क्या हुआ, भारत सरकार ने और कहा जाता है कि अघोषित रूप से ब्लॉकेट लगा दिया, जहाँ पर नेपाल में अत्यधिक महंगाई बढ़ गई, सामानों की किल्लत हो गई, जिसका आरोप वहाँ के मीडिया और वहाँ के राजनीतिक दलों ने भारत पर लगाया कि भारत सरकार ने ब्लॉकेट लगा दिया है, जिसके खिलाफ भी कारण भी भारत के खिलाफ वहाँ पर भावना का जन्म हो गया। भारत और नेपाल संबंधों का आधार आज नहीं, 1950 की भारत नेपाल संधि और मैत्री संधि के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ था। इसके अनुसार क्या था कि भारत और नेपाल के बीच मैत्री संधि हुआ था, लेकिन इस पर भी नेपाल को शक है और आपत्ति है। क्यों? क्योंकि यह नेपाल के राजा, तो अब तो वहाँ पर राजा है नहीं, और भारत के राजदूत के द्वारा किया गया था, यानी नेपाल इसको बराबरी का समझौता नहीं मानता है। इसलिए नेपाल कहता है यह फिर से होना चाहिए। और इसके कारण नेपाल में वहाँ के लोगों को बहुत तरह के लाभ मिलते थे, जैसे कि नेपाली नागरिक भारत में समान सुविधाओं तथा अवसरों का लाभ उठा सकता है जैसे कि भारतीय नागरिक। वे यहाँ पर नौकरी भी कर सकते हैं IAS IAFS को छोड़कर। जैसे उच्च स्तरीय आदान प्रदान, सार्क, बिमस्टेक आदि संगठनों तथा द्विपक्षीय संस्थागत वार्ता तंत्र जैसे कि भारत नेपाल संयुक्त आयोग के माध्यम से सहयोग हुआ, यह अनूठा पहल था। मानवीय सहायता और आपदा राहत, उदाहरण के लिए जैसे नेपाल में कोई भी आपदा आए या भूकंप कुछ भी हो तो सबसे अधिक सहयोग कौन, तो भारत करता है। आर्थिक मदद, भारत नेपाल को सबसे अधिक विदेशी सहायता देता है। लगभग 150 मिलियन से अधिक 150 से ज़्यादा भारतीय उपक्रम नेपाल में विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, शुष्क बंदरगाह, शिक्षा और टेलीकॉम, बिजली तथा पर्यटन उद्योग में कार्यरत हैं। और भारत सरकार के द्वारा वहाँ के बजट के लिए भी एक अच्छी खासी रकम दी जाती है। जल संसाधन, गंडक परियोजना हो, कोसी परियोजना हो, बहुत तरह की अरुण हाइड्रल परियोजना 3 है, सब में भारत सरकार सहयोग कर रहा है। वहाँ पर नेपाल को विकास संबंधी अवसंरचना, नेपाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट, वहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य हो या कोई भी आधारभूत सुविधा या पर्यटन का विकास, सब में भारत की तरफ से सहायता की जाती है। आगे देखिए, और ये लाइन ऑफ क्रेडिट यानी नेपाल चाहे तो पैसा ले चाहे तो ना ले, तो वह लगभग 150 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत सरकार नेपाली को छात्रवृत्ति देती है। संस्कृति में भी बहुत समानता है, इसलिए 3 सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें काठमांडू और वाराणसी के मध्य समझौता, यानी दोनों को, काठमांडू को वाराणसी की तर्ज पर विकसित की जाएगी। लुम्बिनी बोध गया के बीच में समझौता, जनकपुर और अयोध्या के बीच में समझौता किया गया। फिर अन्य में रक्सौल काठमांडू रेलवे लाइन के निर्माण का समझौता किया गया, जिस पर काम जारी है। नेपाल में स्टीमरों के परिचालन के लिए समझौता, मोतिहारी अमलेखगंज के मध्य पाइप के द्वारा पेट्रोलियम की निर्बाध आपूर्ति आरंभ हो चुकी है। नेपाल में जैविक कृषि और मृदा स्वास्थ्य निगरानी तंत्र की स्थापना करना, ये सब भारत के द्वारा किए गए वहाँ पर कार्य हैं। लेकिन नेपाल का तर्क क्या है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में दखल देता है, यानी कि भारत सरकार ने जब वहाँ पर संविधान बना तो क्या हुआ, तो हम भारत सरकार के द्वारा कुछ कहा गया तो क्या हुआ, नेपाल इसको अपना सोवरेनिटी यानी संप्रभुता में अब दखल मानता है, क्योंकि नेपाल अब भारत के से अलग दिखना चाहता है। उसको लगता है नेपाल को कि वह भारत में उसकी आइडियोलॉजी खत्म हो गई है। 1950 की शांति एवं मित्रता संधि में संशोधन चाहिए उसको। नेपाल में चीन के द्वारा जो परियोजनाओं पर कार्य आरंभ होता है वह समय से बन जाता है, लेकिन भारतीय कार्य विलंब होता है। अतः नेपाल का कहना है कि भारत तो काम समय से करता नहीं है, इसलिए हम क्यों न चीन से ही काम करवाएं।
यही कारण है कि भारत के द्वारा रेल लाइन काठमांडू नहीं पहुंचा, लेकिन चीन के लहासा से और नेपाल के सीमा को जोड़ दिया जा चुका है। फिर नेपाल में चीनी टेलीकॉम कंपनियों का दबदबा शुरू हो चुका है। इस बार नेपाल में चीन के द्वारा पेट्रोलियम की भी आपूर्ति की गई थी। वहीं नेपाल के द्वारा भारत सरकार क्या तर्क देता है कि जो वहाँ पर बिजली बनेगी वह भारत सरकार खरीद लेगा, तो नेपाल को मंजूर है। लेकिन नेपाल के हिसाब से भारत जो पैसा दे वह उसको डॉलर में दे, लेकिन भारत क्या कहता है, भारत उसको रुपया में देता है। इस पर भी नेपाल को एतराज़ है। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को एक बड़ा भाई, वो सब लोग कहते हैं कि भारत बड़ा भाई की तरह व्यवहार करता है, लेकिन भारत को बड़ा भाई की तरह वैसा व्यवहार करना चाहिए जो दे, उसे आशा कुछ न करें। उसके लिए क्या करना हो तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि कोई आवश्यकता हो वो उसको दे दिया जाए, बिना अपनी जो भारत की आकांक्षा है उसको भारत दबाए रखें। यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के भाग के रूप में तथा गुजराल डॉक्ट्रिन जैसे विचारों का पालन करते हुए भारत को पड़ोसी देश की लोकप्रिय आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली किसी भी विचार के प्रति सजग रहना चाहिए, यानी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए जो सहायता करने वाला हो। अतः इस संधि में संशोधित करना भी नेपाल में एक लोकप्रिय मांग है, यानी भारत नेपाल मैत्री संधि की। क्योंकि जब भारत सरकार ने भूटान के साथ भी किया था फ्रेंडशिप ट्रीटी, तो उसको भी भारत सरकार ने रिन्यूअल कर दिया है। तो नेपाल के कहना है तो उसके साथ क्यों नहीं, अतः यह भी भारत को चाहिए कि कर दिया जाए। भारत को इसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देना चाहिए। भारत में नेपाल के लगभग 6 मिलियन लोग काम करते हैं, यह भी नेपाल को पता होना चाहिए। तथा नेपाली रुपया भारतीय रुपया से ही अटैच है, जिससे नेपाल को फायदा होता है, यह भी नेपाल को समझना चाहिए। यानी कि दोनों देश को समझना चाहिए कि दोनों देश एक दूसरे पर आश्रित हैं। नेपाल का जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टर है वह भारत की तरफ है, क्योंकि चीन उससे बहुत दूर है और चीन चाहे भी तो वह उतना सहायता नहीं कर सकता है जितना भारत सहायता करता है। अतः हर हाल में नेपाल को भारत के ही साथ रहने में नेपाल को फायदा है और भारत को भी फायदा है। भारत और नेपाल को यह समझना चाहिए कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसको भारत को एक साथ रखने में सक्षम है, अतः दोनों देशों को आपसी मतभेद को भुलाना चाहिए तथा वार्ता को ही माध्यम बनाना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि कोई एक नेता का खास हित बीच में चला आए और वह सारे दोनों देशों के बीच की जो इतना पुराना कल्चरल रिलेशन है इसको खराब कर दे। अतः इसको इग्नोर करना चाहिए, यानी कि पद से आगे बढ़कर सोचना चाहिए। ऐसा ना कि चीन कुछ पैसा दे दिए तो चीन के ही पीछे चला जाए, यह बात ठीक नहीं। जो हाल आज चीन श्रीलंका का हुआ है, पाकिस्तान का हो रहा है, वो हाल हो सकता है कि कुछ दिन के बाद नेपाल का भी हो जाए। अतः भारत सरकार को भी कदम उठाना चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं तो होती ही रहेंगी। अतः भारत को अब एग्रेसिव रूप में अख्तियार करना चाहिए और भारत को नेपाल की जो भी समस्याएं हैं उसको तत्काल दूर कर देना चाहिए। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, भारत नेपाल संबंध के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। और किसी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग आशा करते हैं कि सही सलामत लिख पाएंगे। अब अगली बार इसी तरह कोई एक नए देश के साथ सबसे पहले पड़ोसियों को ही ख़त्म करेंगे। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।